नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 5 चल रहा था। एग्जाम्पल हमारे चल रहे थे 9 से लेकर 16 तक। इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं सारे एग्जाम्पल, और क्या फिर है ना। 1 से लेकर 8 तो कंप्लीट हमने कर लिया। सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स पीके सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल ग्रुप। वहाँ पर नोट्स आप लोगों को मिल ही रहे होंगे। आजकल आप लोग टेलीग्राम पे धमाका कर रहे हो जी, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, ही तो कह रहा हूँ मैं, सब जुड़ जाइए। और ऊपर आगे इंसान पे क्लिक करके देख सकते हो पीछे के वीडियोस। तो चैप्टर कंप्लीट होने वाला आज पूरा का पूरा, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहे हैं, दो बिंदुओं ए बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। के का मान भी बताइए यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, जबकि सी जो है तीसरा पॉइंट त्रिभुज ABC के लिए। ए बी तो ये आपके पास में है ही, सी और दिया हुआ है K0, इसमें से K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है, रेखा का समीकरण हमें बताना है। 2 पॉइंट आपके पास में है, ए आपके पास में 4 3 और बी आपके पास में है -5 2। 4 3 -5 2 ये कोऑर्डिनेट है। तो इसके ऊपर हमें देखिए एक पॉइंट लेना है, ये जैसे ए बी है और इससे ये रेखा जा रही है, ठीक है जी, ये एक रेखा जा रही है एल। तो रेखा का समीकरण हमें निकालना, तो एक वेरिएबल के रूप में पॉइंट लेना होता है, चर के रूप में P(x, y). अब ये तीनों पॉइंट जो वो एक ही रेखा पे हैं, सहरेखी हैं, तो सहरेखी होने की शर्त लगाती है, आपके पास में इक्वेशन आ जाती है। और वो क्या होती है कि अगर आपके पास में ए है, P है, यहाँ पर आपके पास में XY है ना, P(x, y), B आप ए आपके पास में है x1 y1 और B आपके पास में है x2 y2। तब सहरेखी होने की शर्त आपको पता ही है कि x1 y1 1, x2 y2 1। पहले x1 y1 ये होता था, फिर x2 y2, फिर x3 y3। यहाँ पर x1 y1 की जगह ये Pxy आ गया ना। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी, ये सहरेखी है तो 0, ठीक है जी। और यही हो जाएगी इक्वेशन अपनी। ये सारा काम हमने किया हुआ, पीछे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ए बी से गुजरने वाली, हम लेंगे पॉइंट, मान रहे हैं तो, से गुजरने वाली रेखा पर कोई बिंदु, रेखा पर कोई बिंदु P, कोई पॉइंट, कोई बिंदु P(x, y) है, ठीक है जी। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, रेखा का समीकरण आपके पास में होगा यही x(y1), x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -5 और y1 की 3, y2 की 2 1 1। ये वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ से। ये रेखा का समीकरण होगा। इससे वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। x(y1) फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो प्लस माइनस प्लस, x के लिए -3 2 1 1 होगा और y के लिए कॉलम गैर हो गई 4 - 5 1 1, 4 - 5 1 1। 1 के लिए यहाँ पर देखें तो ये कॉलम गया, ये रो गई 4 - 5 और 3 2, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 3 - 2x बचेगा और यहाँ पर 4 + 5 9, माइनस बाहर है, माइनस का 9y, यहाँ पर 8 + 15 23 = 0। ये आपके पास में हो गई लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। एक आंसर तो आपके पास में आ गया। अब बात करें हमें आगे, जो कह रहा है कि के की वैल्यू बताइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 2 यूनिट स्क्वायर है ना, जबकि सी जो है तीसरा पॉइंट K0 है। चूँकि ए आपको दिया हुआ है 4 3, बी आपको दिया हुआ है -5 2, सी आपको दिया हुआ है K0, तो से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2 वर्ग इकाई, 2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 3 बिंदु आपके पास में हो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। 3 बिंदु हैं, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी आपके पास में है x3 y3, ठीक है जी। तो 1/2 x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1 1 = जो भी मान आएगा, ठीक है ना। इक्वल में 0 नहीं आएगा यहाँ पर, एरिया निकालें तो ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज का, यही हम लगा देंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 x1 की वैल्यू ए में देखिए 4, बी में x2 की वैल्यू -5, यहाँ पर हो गया K
y1 की 3, y2 की 2, y3 की 0, 1 1 1। और ये वैल्यू आपको दी हुई है 2, क्या दिया हुआ है 2 यूनिट स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ कि त्रिभुज का एरिया जो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, और सारणी का जो मान है वो नेगेटिव भी आ सकता है यहाँ पर और पॉजिटिव भी आ सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू जो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है यहाँ पर, ठीक है ना। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लास्ट में लेते हैं, तो उसका मापांक ले लेते हैं। तो नेगेटिव में आएगा उसका भी वैल्यू 2 ही आएगी, पॉजिटिव में आएगा उसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी, ठीक है ना। डिटरमिनेंट है यहाँ पर, डिटरमिनेंट के बराबर में प्लस माइनस ये दोनों हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इन दोनों को एक बार साथ में रखेंगे, एक्सपेंड करने के बाद में अलग अलग ले लेंगे। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा। और एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ पर k01 से, k01 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। यहाँ से देखें प्लस माइनस ये प्लस, और 0 में तो हमें कुछ लेना नहीं है। k के लिए रो गई, कॉलम गया 3 2 1 1, 3 2 1 1, 0 में कुछ लेना नहीं है। 1 के लिए देखें कॉलम गया, रो गई 4 - 5 3 2। यहाँ से देखिए 3 - 2 k बचेगा। यहाँ पर 8 प्लस का 15 23 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। एक बार प्लस का 4 ले लें, एक बार माइनस का 4, तो दो रिजल्ट आपके पास में आएंगे। k + 23 इक्वल्स टू 4 लिया तो k बराबर आया आपके पास में, या इधर तो माइनस का 19, या हमने ले लिया k + 23 बराबर माइनस का 4, इधर आएगा तो ये हो गया k बराबर माइनस का 27, ठीक है जी। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास में होंगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं, यदि संभव हो तो क्रेमर नियम से हल कीजिए। कैसे हैं इसका मतलब क्या है कि इनका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होंगे तो हमें सॉल्यूशन भी देना है, ठीक है ना, क्रेमर नियम से। देखिए नंबर फर्स्ट की हम यहाँ पर बात करें तो क्रेमर नियम की बात हो रही है, तो डेल हमें चाहिए, कोफिशिएंट की डिटरमिनेंट तो 2 2 -3 3, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए 3 × 2 6, माइनस पहले से तो प्लस 3 × 2 6, 12 वैल्यू हो गई। नॉट इक्वल्स टू 0 है, जब डेल 0 के बराबर नहीं आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है और सिस्टम जो वो कंसिस्टेंट होता है। तो अद्वितीय हल, आगे वो 0 हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है जी। डेल 1 डेल 2 वो 0 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल अगर 0 नहीं है तो अद्वितीय हल, और साथ में हम लिखेंगे निकाय जो वो संगत है, निकाय संगत है। संगत है तो अब हमें सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, तो क्रेमर नियम का यूज़ करेंगे हम। उसके लिए डेल 1 हमें चाहिए, डेल 1 के लिए x के कोफिशिएंट हटाएंगे और ये वैल्यूज़ करेंगे पुट। 3 9 -3 3 ये है, यहाँ से आएगा 9 प्लस का 27, तो 9 चौक 36 होते हैं, ये भी 0 नहीं है ना, देखिए। उसके बाद में डेल 2 की बात करते हैं, तो y के कोफिशिएंट हटा दीजिए, x के वैसे और ये पुट कर दीजिए 3 9, 9 दूनी 18 -3 दूनी 6 12 आई वैल्यू, ये भी 0 के बराबर नहीं है ना। यहाँ से क्रेमर नियम का हम यूज़ करें तो क्रेमर नियम से आपके पास में x बराबर होता है डेल 1 अपॉन में डेल, y बराबर होता है डेल 2 अपॉन में डेल। x बराबर यहाँ पर हो जाएगा डेल 1 की वैल्यू 36, डेल की वैल्यू 12, रिजल्ट आएगा 3। y की वैल्यू होगी डेल 2 की वैल्यू 12 और डेल की वैल्यू भी 12, वैल्यू आई 1। तो फाइनली आंसर हो गया आपका x बराबर 3, y बराबर 1, ठीक है जी। ये आपका हो गया आंसर। नंबर सेकंड की बात करें इसमें, तो नंबर सेकंड में देखिए कौन सी इक्वेशंस, कौन सा सिस्टम दिया हुआ है। x + 2y बराबर 5, 2x + 4y बराबर 10, x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x + 4y इज इक्वल टू 10। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है इसका डबल ये हो रहा है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर आने वाला है, ये मैंने पहले बता दिया है। और फिर हम चेक भी कर लेते हैं क्रेमर नियम से। डेल की वैल्यू देखिए 1 2 2 4, ये कोफिशिएंट है। यहाँ पर कॉलम सेकंड में 2 बाहर आया तो 1 2 1 2 बचेगा, दोनों कॉलम इक्वल हैं तो वैल्यू होगी 0। तो अब ये डेल बराबर 0 है तो हम आगे बढ़ेंगे, डेल 1 चेक करेंगे। डेल 1 के लिए x के कोफिशिएंट हटाइए, 5 10 पुट कीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है देखिए 5 बाहर आया फर्स्ट कॉलम में से, 2 बाहर आया सेकंड कॉलम में से,
यहाँ बचेगा 1 2 और आगे 1 2, ये भी दोनों इक्वल हो गए, वैल्यू आई 0। डेल 2 की बात करते हैं। डेल 2 के लिए हमको क्या करना होगा, जो आपके पास में y के कोफिशिएंट हैं उनको हटा के ये पुट कर देंगे 5 10, तो 10 माइनस 10 ये भी 0। तो आपको पता है दो चरों में मैंने आप लोगों को क्रेमर नियम बताया कि डेल बराबर 0, डेल 1 बराबर 0, डेल 2 बराबर 0 हो तो क्रेमर नियम से कह सकते हैं, क्रेमर नियम से निकाय असंगत। सही कह सकते हैं क्या? जी नहीं, क्रेमर नियम से यहाँ पर निकाय जो है वो संगत होता है दो चरों में। 3 चरों में संगत हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ये दो चरों में तीनों ही 0 हैं तो निकाय संगत होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अनंत हल होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर निकालते हैं वो अनंत हल। अब देखिए ये पहला प्रश्न मेरे सामने आया है अनंत हल निकालने के लिए पूरे चैप्टर में। ठीक है ना? तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए अनंत हल का मतलब आपको पता ही है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के एकदम ऊपर आ गई हैं। ठीक है जी, तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर हल होगा। तो हम x और y दोनों में से किसी एक चर को फिक्स कर लेंगे और बाकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे? देखिए जैसे मैं मान लूँ कि हमें जो सिस्टम दिया हुआ x + 2y = 5 और 2x + 4y = 10, इसमें मैं y बराबर k ले लूँ। ठीक है ना? y बराबर k लेने पर आपके पास में इस इक्वेशन में देखिए x + 2k = 5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 5 - 2k। 2 क्या आया 5 की तरफ, तो माइनस का हो गया। तो y बराबर हमने k लिया, k का मतलब है कोई वास्तविक संख्या हो सकती है k। ठीक है जी, क्योंकि रेखा जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ चुकी हैं। ठीक है जी, ऊपर आ गई तो यहाँ पर y की कोई भी वास्तविक संख्या पुट कर दीजिए, दोनों को संतुष्ट करेगी ना वो। ये प्रत्येक पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन आ रहा है और y की वैल्यू हमने कोई भी रियल नंबर पुट कर दी तो x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है ना? तो दोनों के लिए सत्य होगी। दोनों के लिए सत्य क्यों हो रही है? देखिए ये इसमें भी हम k पुट करेंगे तो यही इक्वेशन आने वाली है। नंबर सेकंड में इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, देखिए वही यही वैल्यू आएगी। 2x + 4k = 10, यहाँ से 2x = 10 - 4k, यहाँ 2 से काटेंगे तो x बराबर 5 - 2k, वही वैल्यू आएगी। ठीक है ना? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम ऐसा ही करते हैं, किसी एक चर को फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे चर के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि x बराबर 5 - 2k, y बराबर k और k बिलोंग्स टू r। ठीक है ना? ये आपका हो गया सॉल्यूशन। k की आप वैल्यूज पुट करते जाइए, सॉल्यूशन आते जाएंगे, खत्म ही नहीं हो रही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है, इसका हल संभव नहीं है। असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको पता है सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कैसे चेक करते हैं? क्रेमर नियम में हमने जो डेल 1 डेल 2 उसके बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पर कि इनकंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम, जब डेल की वैल्यू 0 हो और डेल 1 डेल 2 डेल 3 इन तीनों में से कम एक 0 के बराबर ना हो। तो पहले हम डेल निकालेंगे, उसके बाद में डेल 1। अगर डेल 1 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती तो ये आगे हम निकालेंगे नहीं। ठीक है ना? अगर ये 0 आ गया तो आगे बढ़ेंगे। वीडियो देखा हुआ अगर क्रेमर रूल का तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं देखा हुआ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो भी मैं उसका भी समाधान कर दूंगा यहाँ पर। पहले हम निकालते हैं क्रेमर रूल के हिसाब से डेल की वैल्यू। तो कोफिशिएंट देखिए 1 1 2 1 2 3 और 1 3 4 1 3 4। सही है जी। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो 1 1 1 फर्स्ट रो को ले रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, पहले 1 के लिए 2 3 3 4 माइनर होगा, 2 3 3 4। माइनर वगैरह ये तो सब कुछ आप लोगों को निकालना आता होगा अब तो। सेकंड 1 के लिए कॉलम गया, रो गई 1 2 3 4 1 2 3 4। लास्ट के 1 के लिए 1 2 2 3 1 2 2 3। ठीक है जी। यहाँ से डेल की वैल्यू क्या आएगी? 4 दूने 8 -9 माइनस का 1, यहाँ पर 4 माइनस का 6 माइनस का 2 बनेगा, बाहर माइनस है प्लस का 2, यहाँ पर 3 -4 माइनस का 1, यहाँ से 0 आ रहा है डेल। ठीक है जी।
डेल बराबर 0 आ रहा है। तो जब डेल बराबर 0 नहीं आता है ना, तब तो अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अब आगे हम चेक करेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास में दो कंडीशन होती हैं। एक तो डेल बराबर 0 हो और सारे 0 हो एक तो ना, तब कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 इन तीनों में से कम एक 0 ना हो, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए डेल 1 की बात करें तो अक्स के कोएफिशिएंट हम रिप्लेस कर देंगे 2 5 11 से। 2 5 11 1 2 3 1 3 4 ये ऐसे के ऐसे 2 1 1 फर्स्ट रो ले ली मैंने, प्लस माइनस प्लस 2 के लिए माइनस 2 3 3 4 2 3 3 4, बीच वाले 1 के लिए 5 11 3 4 5 11 3 4, लास्ट वाले 1 के लिए कॉलम गया रो गई 5 11 2 3 5 11 2 3। सही है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आगे बढ़े, डेल 1 की वैल्यू देखिए 2 4 दूने 8 माइनस का 9 माइनस का 1 होगा, फिर माइनस 5 दूने 20 11 3 33 माइनस का 13 होगा। यहाँ पर देखिए 5 3 15 और 11 दूने 22 माइनस का 7 होगा। तो ये -2, ये प्लस का 11 प्लस का 13 और माइनस का 7, माइनस का 9 हो गया, प्लस का 13 प्लस का आएगा 4 4 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है, डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो कम से कम एक हमें चाहिए था, है ना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए, सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर हो गया जी, चूँकि डेल बराबर 0 डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0, अतः है जो सिस्टम है, निकाय है, वो क्या है, असंगत है, निकाय असंगत है। और भी कुछ इसमें पूछा है क्या, और इसका हल संभव नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट है तो ना, अतः हल संभव नहीं है, अतः सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, हल संभव नहीं है, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन, अब बुक में मेरे ख्याल में ये सारा ही दिया होगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3 सारा निकाल रखा है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकालने का यहाँ पर, क्योंकि डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना, कम से कम एक हमें चाहिए होता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, निम्नलिखित समीकरण निकाय का क्रेमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। क्रेमर नियम का हमें यूज़ करते हुए इसका सॉल्यूशन देना है। सिस्टम आपके पास में दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्रेमर नियम का यूज़ करेंगे तो पहले डेल की बात कर लेते हैं। तो डेल बराबर देखिए कोएफिशिएंट 1 2 2 1 5 1 1 5 1 1 7 माइनस 1 1 7 माइनस 1 एक्सपेंड कर देते हैं तो 1 1 1 और प्लस माइनस प्लस, इस 1 के लिए कॉलम गया रो गई 5 1 7 माइनस 1 माइनर हो गया, बीच वाले के लिए 2 2 7 माइनस 1 2 2 7 माइनस 1 और लास्ट वाले 1 के लिए कॉलम गया हो गई 2 2 5 1 2 2 5 1। वैल्यू निकालेंगे डेल की, तो देखिए 5 गुणा -1 माइनस का 5 माइनस का 7, फिर माइनस 2 गुणा -1 माइनस 2 माइनस 14, फिर प्लस 2 माइनस 10, ठीक है जी। यहाँ से ये हो गया माइनस का 12 12, यहाँ से माइनस का 16 बाहर माइनस है प्लस 16, यहाँ से -8, क्या वैल्यू आ रही है देखिए ज़रा, यहाँ पर 12 और 8 हो गए 20, 20 में से 16 गया, 4 बचा माइनस का, नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है डेल, तो यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है जी। क्रेमर रूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़िया से। तो निकालते हैं डेल 1 डेल 2 और डेल 3। डेल 1 के लिए डेल में जो अक्स के कोएफिशिएंट हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए 952 0 से, 952 0 0 ही है ना लास्ट में, जी हाँ 952 0 ही है, सही लिखा हुआ मैंने। और बाकी सेम टू सेम 1 5 1 1 7 माइनस 1, यहाँ पर देखिए इसमें एक 0 आ रहा है तो मैं ये कॉलम ले लूँगा, तो 9
52 और 0 प्लस माइनस प्लस। 9 के लिए 517 -1 होगा माइनर, और 52 के लिए रो गई, कॉलम गया 1 1 1 -1 1 1 1 -1। 0 के लिए हमें देखना नहीं, इसीलिए तो लिया है उसको। यहाँ से 9 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस 52 माइनस का 1 माइनस का 1, 7 5 हो गए 12, तो माइनस में आएगा। 12 निमा कितने होते हैं? 12 निमा मुझे तो याद नहीं, 108 होनी चाहिए मेरे ख्याल में ना। 12 निमा 108, 12 ढाई 120, पहाड़े भी याद हो रहे हैं वापस। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 और बाहर माइनस पहले से, तो प्लस 52 इंटू 2, तो ये हो गया 104। ठीक है जी। यहाँ से माइनस का 4 वैल्यू आ रही है, तो -4 आ रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डेल 2 के लिए आपको क्या करना है? ये 151 इसको रिप्लेस करना है हमें 952 0 से। पता है ना आप लोगों को, y के कोफिशिएंट उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन x के कोफिशिएंट कहाँ पर हैं? 1 2 2, ये सेम रहेंगे, 1 2 2 सेम। तो वैल्यू आएगी हमारे पास में। देखिए सेकंड कॉलम जो है उसमें एक 0 आ रहा है, मैं इससे एक्सपेंड करना चाहूँगा, तो 952 0। यहाँ पर निशान जो होता है यूँ होता है प्लस माइनस प्लस, है ना। तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। माइनर की बात करें 9 के लिए, देखिए कॉलम गया, ये रो गई 2 2 7 -1 2 2 7 -1। और 52 की बात करें, कॉलम गया, ये रो गई 1 2 1 -1 1 2 1 -1। 0 के लिए हमें देखना नहीं है, तो डेल 2 बराबर वैल्यू आने वाली है माइनस का 9 और ये -2 माइनस का 14, ठीक है ना, प्लस का 52 और -1 -2। ओके, यहाँ से माइनस का 16 और माइनस का 9, ये तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। 16 का पहाड़ा बोलिए, अब नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया माइनस का 3, बाहर 52 है तो ये माइनस का हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटू में 3, ठीक है जी। तो डेल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 निमा 144, ये होता है क्या। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 5 3 15, 3 दूनी 6 5 3 15, सही है। यहाँ पर कितना बचेगा? 156 में से 144 को घटाएंगे, ये माइनस का आएगी वैल्यू, तो बड़ी है ये 156, तो ये गया बचा 254, ये गया 1, ठीक है जी। माइनस का 12, ये डेल 2 की वैल्यू आई। डेल 3 की बात करते हैं। डेल 3 के लिए आपको क्या करना है? जो अक्स के आपके पास में कोफिशिएंट है वो तो रहेंगे ही, उसके बाद में y के कोफिशिएंट भी रहेंगे। y के कोफिशिएंट डेल में है 151 151। z के रिप्लेस हो जाएंगे 952 0 से, है ना, जो इक्वल वैल्यूज हैं उससे। यहाँ पर थर्ड कॉलम में 952 और ये 0 आ रहा है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर तो ये होता है ना, प्लस माइनस और ये प्लस। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 9 के लिए कॉलम गया, ये रो गई 2251 2251। 52 के लिए रो गई, कॉलम गया 1211 1211। 0 के लिए चेक नहीं करना है, इसलिए लिया है ये कॉलम। चेक करेंगे तो भी क्या उखाड़ लेंगे, 0 है यहाँ पर। तो 9 और 2 इंटू 1 2 -10 -52, 1 इंटू 1 1 -2। यहाँ पर माइनस का 8, बाहर प्लस का 9 9 अंठे 72, माइनस का 72, ये आएगा अंदर माइनस का 1, बाहर माइनस पहले से ही तो प्लस, और 1 है तो 52 का 52, कितना बचेगा? माइनस का 20, ठीक है जी। अब हम बात करें क्रेमर नियम का यूज़ कर लें, जो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू देता है जी। डेल 1 डेल 2 डेल 3 से क्या कहता है वो, कि एक्स बराबर होगा डेल 1 अपॉन में डेल
y बराबर होगा डेल 2 अपॉन में डेल, z बराबर होगा डेल 3 अपॉन में डेल, और डेल यहाँ पर 0 नहीं हो, है ना। कई क्वेश्चन में ये बात मैंने नहीं लिखी होगी, तो याद रखें ये लास्ट में लिखना होता है, क्रेमर नियम है ना। अद्वितीय सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर बात करें अक्स की, तो अक्स बराबर डेल 1 की वैल्यू देखिए ज़रा, डेल 1 -4, और डेल की वैल्यू भी -4 ही थी। हाँ जी, दोनों की सेम टू सेम है, तो बताइए क्या आएगा आंसर, सबको पता है 1 आएगा। y के लिए देखें तो डेल 2 मेरे ख्याल में माइनस का 12 होना चाहिए ना, माइनस का 12 अपॉन में -4, डेल की वैल्यू है क्या आएगा 3, z की वैल्यू -20 आई है ये रही, और अपॉन में -4 वैल्यू आई 5, पाँचों के बीच, सही है ना। x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 5। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही नंबर मिल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं करना होता बस। तो ध्यान रखें मैट्रिक्स मेथड जो है वो आ सकता है या फिर क्रेमर रूल आएगा, ठीक है ना। और नंबर जो वो एकदम तैयार ही है, ये मान लो एक बार देखना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं है, 3-4 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड हमें यूज़ करना है, सिस्टम जो वो 2 वेरिएबल का है। तो देखिए आव्यूह है, रूप क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कोएफिशिएंट की, मैट्रिक्स बनाएंगे तो 5 और यहाँ पर 1 -3 2 सही लिखा है मैंने। कई बार मैं यहाँ पर गड़बड़ कर देता हूँ ना, और वो गड़बड़ मैं नहीं करता हूँ, वो गड़बड़ जो है वो आपकी बुक में होती है, क्योंकि मैं तो पहले से सॉल्यूशन करता आया हूँ तो मुझे वही याद रहता है। बुक में ही कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, तो उसका मैं क्या करूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई का हो गया मैट्रिक्स, इक्वल में 2 3, ठीक है जी, उसका मैट्रिक्स हो गया। ये हो गया ए, ये एक्स, ये बी, इक्वेशन बन गई मैट्रिक्स की ए एक्स बराबर बी। पहला काम हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स हमें लेना होता है, हमको पता है ना कि एक्स बराबर यहाँ से बनेगा ए इन्वर्स बी, तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे मैट्रिक्स मेथड में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट जो डेल होता है एक तरह से, देखिए ये ए है तो 5 1 -3 2, वैल्यू आएगी 10, माइनस पहले से है, +3 13। तो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तब आगे आव्यूह जो विधि है मैट्रिक्स मेथड जो वो काम में आएगा, यूनिक सॉल्यूशन वहाँ से आएगा। तो हम कहेंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व है उसका, है ना, अस्तित्व है ए इन्वर्स का, ठीक है ना। तो तब ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स बी। क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो सब कुछ आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है जी। कुछ नया तो आप लोगों के लिए है नहीं, कुछ नए हैं तो ऊपर जाके देख लें, आई के निशान पे आप में से कोई नया है तो मैट्रिक्स मेथड देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों की तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हो ना, तो एग्जाम्पल देखते हो ना ही थ्योरी देखते हो ना। आपको तो ये लगता है कि एक्सरसाइज से ही आएंगे क्वेश्चन, बाकी में तो आप लोग एक्सपर्ट हो। तो अब यहाँ पर ए इन्वर्स हम निकाल लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमने बना ली फर्स्ट, ए इन्वर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट तो आपके पास में आ गया, एडजॉइंट ए निकालना यहाँ पर 2/2 में बहुत ही आसान है। क्या करना होगा, जो आपके पास में ये देखिए ए कहाँ पर है, ये रहा, इसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये 1 -3 अपनी जगह पे, लेकिन इनका निशान चेंज, जो प्लस का वो माइनस का, माइनस का प्लस का। अब हम ए इन्वर्स निकालें तो एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। अब ये फॉर्मूला भूल मत जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में एक इन्वर्स वाला क्वेश्चन आता है ना, चाहे वो चैप्टर 1 से आए कंपोजिट फंक्शन में, वहाँ पर भी इन्वर्स होता है ना, प्रतिलोम फलन, इन्वर्स लिखा हुआ आएगा कहीं ना कहीं पे। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए, ये वैल्यू है ए का डिटर्मिनेंट 13, और ये हो गया 2 - 1 3 5 एडजॉइंट ए। ए इन्वर्स आ गया, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में,
तो चूँकि x बराबर आपके पास में है ए इन्वर्स बी, x की वैल्यू है एक्स वाई का मैट्रिक्स और ए इन्वर्स 1/13 और 2 - 1 3 5 बी क्या है, बी 2 3। ठीक है जी। यहाँ से एक्स वाई का मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1/13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो टू कॉलम 2 × 2 4, 3 × 3 9, सेकेंड रो टू कॉलम -1 to -2 5 × 3 15। वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू आ रही है 13। तो ये अंदर क्या बच जाएगा, 13 से कटेंगे तो 1 तो x बराबर 1 कंपेयर किया तो, और ये y बराबर 1। ये आपका सॉल्यूशन क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखिए। इसे हमें आव्यूह रूप में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ए आपको दिया हुआ है, ये इनके कोफिशिएंट का ही मैट्रिक्स है 2 1 1 -1 -1 है ना, 3 1 1। इसका इन्वर्स भी निकालना है और इस सिस्टम का हल भी। तो देखिए आव्यूह रूप में लिख लेते हैं पहले तो इसको, आव्यूह रूप। तो कोफिशिएंट 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1 जो ए ही है ना, और एक्स वाई जेड का कॉलम मैट्रिक्स इक्वल में 9 6 2 का मैट्रिक्स। ये इसका आव्यूह रूप हो गया जी। अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन भी देना ना। तो ये ए हो गया, ये एक्स, ये बी। ए मैंने इसलिए लिया क्योंकि यही वैल्यू ए की है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये दिया है तो ये मेल नहीं खाता, तो इसको कुछ और लेते हैं ना हम। अब ए का इन्वर्स निकालते हैं, जो ए आपको दिया हुआ है 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, यही दिया हुआ है जी, सेम है। क्योंकि अभी मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आगे आंसर गलत आएगा ना, इसलिए चेक कर रहा हूँ। इसका व्यापक रूप लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। और उससे पहले माफ़ कीजिए, इसका डिटरमिनेंट भी तो चाहिए ना ए इन्वर्स के लिए, है ना। चलो वो भी निकाल लेते हैं जी। अभी ऐसे क्वेश्चन इतने सारे कर चुके हैं हम कि कोई हद नहीं है ना। तो ए का डिटरमिनेंट देखिए पहले, 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। ठीक है जी, एक्सपेंड कर दूं मैं फर्स्ट रो को लेकर, जीरो तो कहीं है नहीं, तो प्लस माइनस प्लस, ये पहले से माइनस है, ये प्लस भी हो गया। यहाँ पर 2 के लिए माइनर 1 -1 1 1, -1 के लिए कॉलम गया रो गई 1 1 1 1, 3 के लिए कॉलम गया रो गई 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है जी, देखिए ये तो दोनों रोज दोनों कॉलम इक्वल है ना। यहाँ पर तो चाहे कॉलम देख लीजिए चाहे रो देख लीजिए इक्वल है, तो ये तो 0 हो गया। तो ए का सारणिक डिटरमिनेंट 2, और यहाँ पर देखिए 1 × 1 1 और -1 × 1 हो गया। -1 पहले से माइनस लेते हैं तो प्लस का 1, उसके बाद में प्लस में यहाँ पर ये तो 0 है ही। आगे बात करें 3 की, तो -1 और ये -1, क्या वैल्यू आएगी 2 + 2 × 2 4, -2 अंदर हो गया, बाहर 3 है, माइनस का 6, वैल्यू आई -2। -2 नॉट इक्वल्स टू 0, ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा। ए जो है वो यहाँ पर व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 नहीं है। अब हम बात करते हैं ए के लिए, उसका निकालते हैं जो सेकंड होते हैं वो निकालते हैं, एडजॉइंट निकालना ना मैं। तो एक बार इसको मैं नीचे कर लेता हूँ पेस्ट। ये पेस्ट मैं क्यों करता हूँ, इसलिए कि मुझे ऊपर दिखाई नहीं देता, बार बार जाना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं करता कि ये करना ही है, लिखना ही है, ठीक है ना। और ना ही यहाँ पर ये आवश्यक है कि आप इसका व्यापक रूप लिख दो। ठीक है जी, लिखो। और लिख दोगे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंसर आपका
गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए चिन्ह भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये बीच में प्लस। सबसे पहले सेकंडों में मैं बात करूँ यहाँ पर f11 की -1 की पावर 1 + 1, a11 आपके पास में 2 है, इसका -1 -1 1 1, ये वैल्यूज़ होंगी। वैल्यू आएगी 1 और प्लस में 1 2 और ये प्लस का चिन्ह आएगा ही, ठीक है जी। f12 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। a12 देखिए माइनस का 1, कॉलम रो गई 1 1 1 1 1 1 1 1, वैल्यू आएगी 0 क्योंकि यहाँ से ये 0 आ रहा है, सारे कॉलम रोज इक्वल है। और f13 देखिए -1 की पावर 1 + 3, a13 देखिए यहाँ पर कॉलम गया रो गई 1 1 1 -1 1 1 1 -1, यहाँ पर चिन्ह प्लस का होगा, ये चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको। तो -1 -2। f21 देखिए ज़रा, -1 की पावर 2 + 1 और a21 देखिए इसके लिए 1 रो गई कॉलम गया -1 -1 3 1 -1 -1 3 1, निशान बाहर आएगा माइनस का, ठीक है जी। और अंदर वैल्यू आएगी -1, ये -1 हो गया और ये प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस लेते हैं ना। तो अंदर आया 2, बाहर -2। आगे बढ़े f22 की ओर, -1 की पावर 2 + 2, यहाँ पर प्लस का निशान होगा जी, ये निशान प्लस का होगा। a22 देखिए 1 कॉलम गया रो गई 2 1 3 1 2 1 3 1, तो 2 -3 माइनस का 1। f आगे बढ़ेंगे 2 3 की ओर, तो -1 की पावर 2 + 3, निशान यहाँ पर आएगा माइनस का। ये पता है ना आप लोगों को कैसे आता है ना, कोई आप में से नया व्यूअर हो तो जान लीजिए कि ये विषम आ रहा है यहाँ पर 2 + 3, तो ये माइनस में आएगा और सम में होगा तो ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पर -1 अंदर है ना। 2 3 देखिए यहाँ पर ये 2 3, ये है 1 कॉलम गया रो गई 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1, यहाँ से ये चिन्ह तो माइनस का आ ही रहा है, अंदर -2 प्लस का 1 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी प्लस का 1। आगे बात करें f31 की, -1 की पावर 3 + 1, सम होगा प्लस में आएगा। a31 यहाँ पर देखिए 1 रो गई कॉलम गया -1 1 3 1 -1 1 3 1, यहाँ से देखिए माइनस का 1 -3 -4 हो गया। आगे हम बढ़ें और f32 की बात करें, -1 की पावर 3 + 2 और यहाँ पर देखिए a32 -1 कॉलम गया रो गई 2 1 3 1 2 1 3 1। सही कर रहा हूँ ना मैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? कि ऐसे चांसेस में जब सेकंड निकालते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए ये चिन्ह आएगा माइनस का, 2 -3, 2 -3 कितना होता है माइनस का 1, बाहर माइनस है प्लस का 1। f33 देखिए तो -1 की पावर 3 + 3 प्लस में होगा। a33 यहाँ पर देखिए क्या है, a33 यहाँ पर है 1 कॉलम गया रो गई 2 1 -1 1 2 1 -1 1, ये चिन्ह तो प्लस का आएगा ही, 2 + 1 3 हो गया जी। ये वैल्यू आ रही है, यहाँ से मैट्रिक्स निकालेंगे fij, क्या होगा f11 पुट कीजिए तो f11 है 2, f12 है 0, f13 है -2, f21 है -2, f22 -1, f23 1 3 1 -4 3 2 1 3 3 है 3। इसका हमें ट्रांसपोज लेना होता है एडजॉइंट ए निकालने के लिए, fij का ट्रांसपोज, ठीक है जी। और ट्रांसपोज लेंगे, कॉलम पंक्तियां बन जाएंगी, पंक्तियां कॉलम बन जाएंगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट हमने कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया हमने, ठीक है जी। एडजॉइंट ए आपके पास में आ गया, ए का डिटरमिनेंट हमने -2 निकाला हुआ है। क्या कोई प्रॉब्लम है ए इनवर्स निकालने में? नो प्रॉब्लम, क्योंकि एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट होता है, ए इनवर्स 1/a डिटरमिनेंट -2 है।
एडजॉइंट ए आपके सामने है जी, दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है जी, ये एक आंसर आ रहा है जी। क्यों? क्योंकि ए इन्वर्स हमसे पूछा गया है। अब समीकरण निकाय का हल की बात करते हैं। आव्यूह रूप आपके पास में है ही, तो आव्यूह रूप से सिस्टम का जो आव्यूह रूप है वो क्या है, उससे ए एक्स बराबर बी है, तो यहाँ से एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। वैल्यूज सारी पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स ए इन्वर्स ये रहा 1/-2 और 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। ठीक है जी, बी की वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। 962 ये बी की वैल्यू है। अब कर देंगे मल्टीप्लाई और लास्ट में करेंगे कंपेयर। तो एक्स वाई जेड और 1/-2 बाहर एक बार पड़ा हुआ है जी, लास्ट में ले लेंगे इसको अंदर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो टू कॉलम 9 दूनी 18 है, -6 दूनी 12 है, -24। गलती कर दिया क्या? गलत कर दिया ना, तो सही क्या होगा जी? ऐसे ही होती है गलती, है ना, तो इसी का ध्यान रखना है। 9 दूनी 18 है, ठीक है जी। संगत अवयव गुणा करने हैं, -6 दूनी 12 है, यहाँ तक तो सब ठीक है। -4 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, संगत अवयव यहाँ पर इसका है 2, ठीक है ना, तो माइनस का 8। उसके बाद में सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम 0 2 9 0 -1 × 6 माइनस का 6 1 × 2 प्लस का 2। थर्ड रो टू कॉलम -2 9 -18 ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया प्लस का 6। वैल्यू जो आ रही है उसमें ज़रा देखिए, माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 20 प्लस का 18 माइनस का 2 माइनस का यहाँ 4, 6 6 12 है और 18 में से 12 गया तो 6 बचा। माइनस का 2 अंदर लिया तो ये माइनस तो चला जाएगा और 2 में 2 का डिवाइड किया 1, यहाँ पर आया 2, आगे आएगा 3। सही किया ना यहाँ पर तो मैंने। तो x बराबर कंपेयर किया तो 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ये हो गया आपका रेखिक समीकरण निकाय का हल। तो 3 आंसर हमसे पूछे थे, ए इन्वर्स हमने निकाल लिया, लास्ट में रेखिक समीकरण निकाय का हल निकाला ही है, और एक ये आव्यूह रूप जो है ये भी एक आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल 15 में क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी ये हो तो मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की, ए बी ज्ञात कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसकी सहायता से ये सिस्टम जो इसका सॉल्यूशन हमें देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सिस्टम जो इसकी सहायता से इसका सॉल्यूशन देना सिस्टम का, तो चेक कर लीजिए पहले ही कि ए और बी इन दोनों में से कौन सा इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है या नहीं, है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं हम। देखिए पहला जो दिया हुआ है x - y बराबर 3, x - y बराबर 3, 2x + 3y + 4z बराबर 17 और y + 2z बराबर 7। तो 1 2 यहाँ पर आएगा 0, 1 2 0 कौन से में आ रहा है? ए में आ रहा है जी। तो यहाँ पर ए ही होगा जो हम लेते आए हैं शुरुआत में, उसी की मदद हो पाएगी ना। तो हमें ए इन्वर्स निकालना होगा इसमें। पहले ए दिया हुआ वो लिख लेते हैं, 1 2 0 -1 3 1 0 4 2। बी आपको दिया हुआ है 2 4 2 2 -4 2, है ना, और 2 2 -1 2 2 -1 -4 -4 5। ठीक है जी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 0 -1 3 1 0 4 2 इंटू 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5। तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है जी। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम कीजिए, 1 × 2 2 माइनस इंटू -4 प्लस का 4, ये हो जाएगा 0। सेकंड कॉलम पे आइए, 1 × 2 2 -1 × 2 -2 और ये आगे 0। यहाँ पर आइए 1 × -4 -4 -1 × -4 प्लस का 4
और आगे ये 0 है। उसके बाद में सेकंड रो पे आइए, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू 2 8। आ गया ये सेकंड कॉलम पे, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 प्लस का 6, 4 इंटू -1 माइनस का 4। थर्ड कॉलम पे आइए, 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू -4 -12, और ये हो गया प्लस का 20। उसके बाद में थर्ड रो पे आइए, 0 इंटू ये 0 हो गया, 1 इंटू -4 माइनस का 4, 2 इंटू 2 प्लस का 4। आ गया ये 0 हो गया, 1 इंटू 2 2 2 माफ कीजिए, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -1 -2। उसके बाद में थर्ड कॉलम पे आइए, ये तो 0 हो गया, 1 इंटू -4 2 इंटू 5 हो गया 10। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ये भी हमसे पूछा भी जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 6, ये हो गया 0, यहाँ पर ये भी कटा 0, और ये 20 कितना होगा, 12 - 12 0, यहाँ पर ये 6 बचेगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, और यहाँ पर ये 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, मैट्रिक्स में 6 बाहर आया तो अंदर बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई होता है, I3 है ना, 6 इंटू ये I3 है, या इसको आई ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें A इनवर्स लास्ट में निकालना होगा सिस्टम का सॉल्यूशन करने के लिए। ये एक आंसर तो हो गया कि AB बराबर आपके पास में क्या आ रहा है, AB बराबर आ रहा है 6I। ठीक है जी, A इनवर्स हमें चाहिए होगा, निकाल लेते हैं यहीं पे। तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक आंसर तो ये हो गया है ना। A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो पूर्व गुणन करेंगे ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, A यहाँ पर देखिए पहले है ना, और इक्वल में 6A इनवर्स I। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा IB बराबर, यहाँ ये वापस I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो वापस वही मैट्रिक्स आती है ना, तो ये वापस आ गया। और I से किसी मैट्रिक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं B से, तो वापस B आ जाएगा। तो B बराबर 6A इनवर्स, हमें तो A इनवर्स चाहिए ना, तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/6B, ये वैल्यू। और B का आपको पता ही है जो दिया हुआ है जी, ठीक है ना, ये वैल्यू दी हुई है। हमने ये काम तो कर लिया। ठीक है जी, ये B की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं 1/6, और यहाँ पर 2 -4 2 B की वैल्यू पूरी पुट कर रहे हैं, 2 2 2 -1 आगे कितना है, -4 5। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमें सिस्टम दिया हुआ है x - y बराबर 3 वाला, ये सिस्टम पूरा। तो रैखिक समीकरण निकाय हमें दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं। देखिए उसमें यहाँ पर हमें दिया हुआ x माइनस क्या दिया हुआ है जी, एक सेकेंड, x - y बराबर 3, x - y बराबर 3। सेकेंड इक्वेशन आपके पास में है 2x + 3y + 4z बराबर 17। 2x + 3y + 4z बराबर 17। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर y + 2z बराबर 7, y + 2z बराबर 7। पहले तो हम इसको सही सुटेबल बना लेते हैं, एकदम करेक्ट है ना, कि x - y, यहाँ पर z नहीं दिया हो तो प्लस में 0 × z हो गया इक्वल में 3। उसके बाद में यहाँ पर 2x है, x है, y है और z तीनों हैं इसमें, इक्वल में 17। यहाँ पर देखिए x नहीं है तो 0 × x और y है 2z है, इक्वल में 7। अब इसका मैट्रिक्स रूप लिख लेते हैं हम। आव्यूह रूप क्या हो जाएगा, आव्यूह रूप वो हो जाएगा आपके पास में 1 2 0 1 2 0 -1 3 1 0 4 2। ठीक है जी, x y z का मैट्रिक्स इक्वल में 3 17 7। ओके, ये आपके पास में A था ही, ये देखिए सही वैल्यू है ना एकदम, ये A हो गया, ये x हो गया, लेकिन ये तो B नहीं है और B हमने पहले से लिया हुआ, तो इसको B डैश ले लेते हैं। ठीक है ना, अब ये आपके पास में हो गया AX बराबर B डैश। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो A इनवर्स B डैश।
ए इनवर्स आपके पास में आपने निकाला हुआ है, अक्स की वैल्यू है ही, सारी पुट कर देंगे तो अक्स वाई जेड, और ये कितना था ए इनवर्स, ये रहा। इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ना, तो कोई मिस्टेक भी ना हो, क्योंकि कई बार माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया जी, ठीक है जी। और बी डेस आपके पास में ये वैल्यू है 317 ओके। तो अक्स वाई जेड 1/6, 1/6 था कि 1/-6 था, हाँ 1/6 ही है। तो कई बार मिस्टेक ना हो जाए, चेक कर लेना चाहिए। फर्स्ट रो टू कॉलम 3 × 2 6, 2 × 17 34 और 7 चौक 28। सेकेंड रो टू कॉलम -4 3 -12 17 दूनी 34, 7 चौक 28 28 माइनस का। और थर्ड रो टू कॉलम 2 × 3 6 -1 × 17 -17 5 × 7 35 35। 1/6 वैल्यू क्या आ रही है देखिए 34 और माइनस का 28 प्लस का 6 6 12 है। यहाँ पर देखिए 28 माइनस का 34 प्लस का वही 6, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6। यहाँ पर देखिए 17 17 34 होते हैं, तो ये 18 बचेगा, और 18 में 6 जोड़ा तो 24, और 1/6 को अंदर लिया तो 2 - 1 4, ये वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ से कंपेयर किया तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 4। ठीक है जी, ये आपका आंसर। सारा काम कर लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया। लास्ट में हमसे हल ही पूछा था। ओके, अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये अवयव रूप हमें दिया हुआ, लेकिन इक्वल में देखिए क्या दिया हुआ है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा, पता नहीं क्यों लगता है ऐसा, लेकिन लगता है कि ये आ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म तो नहीं कह सकते जो हम मैट्रिक्स विधि में काम में लेते हैं, क्योंकि इक्वल में देखिए ये वैल्यू और आ रही है, उसको बनाएंगे लास्ट में ना, सिस्टम बनाएंगे इसका। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर प्लस दिया हुआ तो इनको जोड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो टू कॉलम 3x, ये 0 हो गया, 0 × y, ये 3 × z 3z। सेकंड पे आइए 2 × x 2x, 1 × y y, और ये 0 × z 0, 4 × x 4x, 0 × y 0, 2 × z 2z। ओके, इक्वल में 8 + 2y 1 + z 4 + 3y। कंपेयर करेंगे क्योंकि ये भी आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। कंपेयर कर लेते हैं। तो 3x + 3z बराबर 8 + 2y, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 3x + ये 2y जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, माइनस का 2y + 3z = 8। यहाँ पर देखिए 2x + y = 1 + z। तो यहाँ से बनेगा 2x + y - z = 1। आगे आइए यहाँ पर 4x + 2z = 4 + 3y। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 4x - 3y + 2z = 4। सब ठीक है जी, ये इधर आ गए सारे। ये आपके पास में बढ़िया वाला सिस्टम आ गया जो मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पर क्रेमर रूल हम लगा सकते हैं जी। ये तो कह नहीं रहा कि आगे सिस्टम जो आएगा उसमें आप क्रेमर रूल लगाइए, क्या लगाइए, ठीक है ना, जो मर्जी हो आप लगा लीजिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म तो लगाया हुआ है बुक में भी, मैं लगा देता हूँ क्रेमर का नियम। ठीक है जी, तो क्रेमर नियम से ऊपर मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मैट्रिक्स मेथड ही लगा सकते हैं। सिस्टम तो हमारे पास में ये यहाँ पर आया है ना। तो देखो जी, डेल बराबर क्या होगा 3 2 4 3 2 4 -2 -2 1 -3 3 -1 2। ठीक है जी, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो थोड़ा 2 जो वो पता नहीं क्या हो गया उसको,
सही कर लेते हैं, हो गया सही। तो 3 माइनस 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से कॉलम रो 1 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनर हो गई, माइनस 2 के लिए कॉलम रो गई 2 4 माइनस 1 2 2 4 माइनस 1 2 और 3 के लिए कॉलम गया रो गई 2 4 1 माइनस 3। ठीक है जी, यहाँ से डेल बराबर 3 और ये देखिए 2 माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस का 4, आगे बढ़िए 3 की ओर माइनस का 6 माइनस का 4, डेल बराबर क्या आ रहा है 2 माइनस 3 माइनस 1 बाहर हो जाएगा, ये माइनस 3 4 प्लस 4 8 8 इंटू 2 16 माइनस का 10 बनेगा तो माइनस का 30, माइनस का 33 प्लस का 16 कितना हो जाएगा 17 हो गया, माइनस का 17 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्रेमर रूल अप्लाई बढ़िया तरीके से होने वाला है। यहाँ पर डेल 1 के लिए हमें डिटरमिनेंट देखनी होगी, तो ये एक्स के कोफिशिएंट गायब, बाकी तो हम रखेंगे ना 1 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2 गायब किए नहीं हैं, हमने रिप्लेस करने हैं 8 1 4 से। ठीक है जी, कर दिया रिप्लेस, वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी भी सारी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, डेल 1 डेल 2 डेल 3। तो ये मैंने क्या कर दिया, पहले मुझे ये लिखनी है पंक्ति प्लस माइनस प्लस, यहाँ से कॉलम रो 1 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 के लिए कॉलम रो गई 1 4 माइनस 1 2 1 4 माइनस 1 2, कॉलम गया रो गई 1 4 1 माइनस 3 1 4 1 माइनस 3। ठीक है जी, यहाँ से डेल 1 देखिए डेल 1 क्या हो जाएगा 8 और ये 2 माइनस का 3 प्लस 2, यहाँ पर 2 प्लस का 4, सही कर रहा हूँ ना मैं, मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक फिर हो ही गई, ठीक है ना, कोई इलाज ही नहीं है, माइनस का 3 और माइनस का 4, सही किया मैंने, माइनस 3 माइनस 4, डेल 1 क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा तो माइनस 8 4 प्लस 2 6 प्लस 6 इंटू 12 और ये माइनस का 7 और ये माइनस का 21 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 21 और ये कितना बचेगा प्लस का 4 गया तो माइनस का 17 बचेगा। डेल 1 आ गया जी, डेल 2 निकाल लेते हैं। ये क्या कर दिया मैंने, डेल 2 के लिए आपको पता है, क्या पता है, y के कोफिशिएंट रिप्लेस करेंगे 3 2 4, ये तो रहेगा एकदम ओके, 3 2 4 y के रिप्लेस करेंगे 8 1 4 से जो इक्वल में है, z वाले अपने पड़े हुए हैं जी। यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए, खोल दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, 3 माइनस 8 प्लस में ये 4 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और ये कॉलम गया ये रो गई 1 4 माइनस 1 2, 8 के लिए कॉलम गया रो गई 2 4 माइनस 1 2, 3 के लिए कॉलम गया रो गई 2 4 1 4। डेल 2 क्या आएगा, डेल 2 देखिए 2 प्लस में 4 माइनस 8 4 प्लस में 4 प्लस 3 8 माइनस 4, तो क्या आएगा डेल 2 6 इंटू 3 18 8 इंटू 8 64 प्लस का 4 बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या आएगा यहाँ से 18 प्लस 12 ये हो जाएगा 30 यहाँ पर ये 30, तो माइनस का 64 माइनस का 34। अब डेल 3 वो क्या हो जाएगा, देखिए डेल 3 में आपको पता है कि जेड के कोफिशिएंट हटा दीजिए, 3 2 4 अक्स के रहेंगे और वाई के क्या थे माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3, डेल में देखना पड़ेगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, डेल में यही है 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3। उसके बाद में जेड के हटाएंगे और ये 8 1 4 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 2 8 से एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस हो गया, 3 के लिए यहाँ पर कॉलम गया रो गई 1 माइनस 3 1 4, ये कॉलम गया रो गई 2 4 1 4,
2414, 8 में देखिए कॉलम गया, रो गई, और बचेगा क्या 241 - 3। अब मैंने बोला था ना कि प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर पहले से माइनस था इसलिए प्लस हो गया। कई बच्चों को, नए व्यूअर होते हैं, वो कई बार सीधा पहुँच जाते हैं, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है उनको। तो डेल 3 यहाँ पर देखिए 3 क्या हो जाएगा, डेल 3 यहाँ पर देखिए 4 प्लस का 3 7 प्लस 2 4 दूनी 8 माइनस 4 4 प्लस 8 -6 माइनस 6 और माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 10। सही आया क्या, कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की, सही होगा ना। 7 21 4 दूनी 8 और ये माइनस का 80, ये कितना हो गया 29। 80 में से घटाइए 29, 30 घटाते हैं तो 50 होता है ना, लेकिन 29 घटा रहे हैं तो 51 आएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है ना। तो अब आपके पास में डेल 1 डेल 2 डेल 3 सारे आ गई। क्रेमर नियम से x बराबर डेल 1 अपॉन में डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन में डेल, z बराबर डेल 3 अपॉन में डेल। तो डेल 1 माइनस का 17 था ना, और ये भी डेल भी से माइनस का 17, y बराबर यहाँ पर देखिए डेल 2 माइनस का 34 था, ये नीचे माइनस का 17 और ये 51 और ये माइनस का 17। तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है जी, एग्जाम्पल हो गए सारे कंप्लीट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत हो रही है जी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब बिना करके देख रहे हो तो कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है जी, टेलीग्राम में तो आप लोग जा ही रहे हो, आजकल धमाका मचा रहे हो। तो टेलीग्राम में अभी तक आप भी नहीं गए हो तो चले जाइए, अपने सारे, आपके सारे दोस्त जा चुके हैं वहाँ पर, मैथ्स विद पीके सर्च करके और ज्वाइन कर लेना चैनल और ग्रुप को। पीछे के वीडियोस देखने हैं, क्रेमर रूल के, मैट्रिक्स मेथड के, थ्योरीज, एक्सरसाइज सब आई के निशान पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।